Hi everyone, hopefully all are doing good. In this video, we will be discussing about unit number 6, very important unit from your exams point of view. इस unit से इतने सारे आपके questions बनते हैं और different types of various types of questions आते हैं इस particular unit से, और students को हमेशा एक doubt रहता है कि मैम इस unit से कैसे questions आए. इस unit में हमेशा हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्या न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएंगे, क्या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनसे कैसे डील करना है क्योंकि वो वैसे ही काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं हमें, या फिर मैचिंग क्वेश्चंस आएंगे, या फिर सैम्पलिंग के क्वेश्चन आएंगे, या एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे, या स्टेप वाइज क्वेश्चंस आएंगे. तो कैसे भी क्वेश्चन्स आए हमें अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट रखनी है. सो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इस पर्टिकुलर यूनिट से कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं वैसे क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे. और ये है हमारे 150 यूनिट वाइज क्वेश्चंस सीरीज का यूनिट नंबर 6. अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 to 5 को ऑलरेडी कवर कर रखा है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट देन गो प्लीज चेक इट आउट. सो चलिए यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चंस को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट दी गई है. लिस्ट 1 में गिवन है टाइप ऑफ रिसर्च एंड लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन. यू हैव टू मैच देम. सो एक्शन रिसर्च, केस स्टडी एंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ये 3 टाइप ऑफ रिसर्च दी गई है जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स से या फिर उनकी विशेषताएं से आपको मैचअप करना है. सो एक्शन रिसर्च कैसे रिसर्च होती है? एक्शन रिसर्च पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ रिसर्च होती है. किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे एक्शन रिसर्च के अंडर आता है. और कैसी प्रॉब्लम होती है? वो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, लोकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढना चाहते हैं. और ये एक ऐसी काइंड ऑफ रिसर्च है जो रिसर्चर खुद पे ही कर सकता है. ठीक है. इसके अलावा एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का एक टाइप बनता है, एक पार्ट बनता है. सो एक्शन रिसर्च जो होगा वो हमारी क्या होगी? परसेप्शन आर यूज फॉर मोर जनरेशन ऑफ ए थ्योरी? नहीं. कंपैरिजन ऑफ कॉज? नो. इन डेप्थ एनालिसिस? नो. इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द फाइंडिंग दैट कैन नॉट बी जनरलाइज. ये जनरलाइज नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही पर्सनलाइज होती है, इंडिविजुअलिस्टिक होती है, एक एक के हिसाब से होती है. केस स्टडी क्या होगा? केस स्टडी में हमेशा हम इन डेप्थ एनालिसिस देखते हैं जिसको अगेन जनरलाइज नहीं किया जा सकता. एंड ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है यहाँ पे हम थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी जनरेशन होती है. सो 4 3 and 1 ये आपका सही सीक्वेंस होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर टीचिंग मेथड विल रिड्यूस द एब्सेंटिज्म ऑफ स्टैंडर्ड 9 इन अ स्कूल. तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए. यहाँ पे भी आपको टाइप ऑफ रिसर्च को आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के दिए हुए स्टेटमेंट्स के साथ. आप लोग इस हर यूनिट के इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट को आप पॉज करके अपना आंसर कमेंट में दे सकते हो, मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हो. ओके. सो वेदर अ पर्टिकुलर टीचिंग मेथड विल रिड्यूस एब्सेंटिज्म. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एब्सेंटिज्म है यानी कि बच्चा जो है वो स्कूल नहीं आता है, एब्सेंट रहता है, तो ये जो क्या है, ये एक प्रॉब्लम है. दिस इज अ प्रॉब्लम. और इसको ठीक करने की बात कर रहे, रिड्यूस करने की बात करें प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम रिडक्शन किस टाइप का मेथड है हमारा? ये हमारा एक्शन रिसर्च का टाइप ही होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इंडिकेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट अ मेजर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ 3 subjects such as English, Mathematics and Social Science according to the interest of student can be categorized. Now this is a very important topic from your unit number 6, that is scales of measurement. 4 scales हमारे पास है, nominal, ordinal, interval and ratio. Nominal scale जो है वो least प्रिसाइज स्केल है हमारी, जबकि जो हमारी रेशियो स्केल है ये हमारी ट्रू जीरो वैल्यू को डिफाइन करते हुए मोस्ट प्रिसाइज स्केल भी बताया जाता है. ठीक है. और इसके नॉमिनल के बाद आता है ऑर्डिनल, एक पर्टिकुलर ऑर्डर या फिर रैंक मेंटेन करता है. और इंटरवल जो होगा वो एक रेंज की बात करता है. तो एग्जाम की ये जो क्वेश्चन आए थे उसको अगर हम पढ़े तो यहाँ पे बताया गया है मेजर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स एंड सोशल साइंस. 3 सब्जेक्ट दी गई है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस. ठीक है. इनके प्रेफरेंस के हिसाब से बच्चों को दिया गया है टास्क, इनको सजाओ बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर की बात आती है. सपोज ज्यादा बच्चे जो है वो इंग्लिश को प्रेफर करेंगे, फिर बच्चे एसएससी को प्रेफर करेंगे, और फिर बच्चे मैथ्स को बहुत कम प्रेफर करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर की बात आ जाती है. तो दैट इज वाई हियर द करेक्ट आंसर शुड बी ऑर्डिनल स्केल.
ओके, होपफुली समझ आया होगा ये क्वेश्चन और इसका आंसर कैसे और क्यों हमने ये आंसर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन असर्शन रीजन आ गया। असर्शन सेज इफ ट्रायंगुलेशन इज यूज्ड, वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स आर एनहांस्ड एंड द प्रेशर ऑफ एनी रिसर्च बायसेस इज रिमूव्ड। ट्रायंगुलेशन के यूज से वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स इनहैंस होती है और रिसर्च बायस का जो इशू है वो घट जाता है। तो क्या ये असर्शन सही है? ये असर्शन बिल्कुल ही सही है। दिस इज ट्रू। नाउ रीजन पढ़ते हैं। In triangulation, multiple data set, method, theories are used to address a research question. Triangulation में क्या होता है? Multiple data set आती है, methods वो use होते हैं, theories use होते हैं एक research question को address करने के लिए, और यही जो है ये true है और इसका correct explanation भी बनता है। इसीलिए ये जो इसकी triangulation की features है ना, ये जो triangulation की functionings है, इसी वजह से इसकी validity and credibility इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे इन केस आपके बेसिक्स क्लियर है। बेसिक्स क्लियर करोगे ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आपके गलत होने वाले हैं। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक रेंज होता है -1 0 टू +1। -1 होगा तो क्या होगा और +1 होगा तो क्या होगा? अगर +1 होता है तो ये क्या होता है? ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और -1 होता है तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और 0 होता है तो नो कोरिलेशन होता है। यहां पे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये रेंज है तो -1 से +1 की तरफ मैक्सिमम होना चाहिए, तो +1 शुड बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट, 10 तो होता ही नहीं है स्केल में। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ रिसर्च प्रोसेस क्या होगा? रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स आपके गाइस आने वाले हैं। अलॉन्ग विद दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस के भी आपके स्टेप्स आ जाते हैं। जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स बता दो, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के स्टेप्स बता दो, देन आपके रिसर्च प्रपोजल राइटिंग के स्टेप्स बता दो। स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से आने हैं क्वेश्चंस आपके। ओके, तो चलिए इसका आंसर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम फर्स्ट। सो दिस शुड बी द स्टेप नंबर 1। आफ्टर दैट वी नीड टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव एक बार लिख लिया तो हम डेटा कलेक्शन पे जा सकते हैं और अंत में हमेशा हमारा रिजल्ट आएगा। सो 3 4 1 2 3 4 1 2 शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस हियर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज आर द पैरामेट्रिक टेस्ट इन फॉलोइंग लिस्ट? इनमें से पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? सो दो टाइप ऑफ टेस्ट होती है हमारी। एक होती है पैरामेट्रिक, दूसरी होती है नॉन पैरामेट्रिक। इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। सिंपल एक डिफरेंस समझ लेते हैं। हमने पढ़ा है एनपीसी के बारे में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो जो भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंगली चलता है वो हमारी पैरामेट्रिक टेस्ट होती है। जो भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेस्ट कर्व को नहीं मानता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को नहीं मानता, वो हमारे नॉन पैरामेट्रिक के अंडर आती है। ओके, सो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन सी है? यहाँ पे 2 ही है, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। ओके, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कॉल्स फॉर द यूज ऑफ रेशियो स्केल? अभी हमने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था जिनमें 4 टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो रेशियो के बारे में आपको पूछा गया है। सो कौन सा इनमें से रेशियो स्केल फॉलो करेगा? अ रिसर्चर वांट्स टू assert दैट द 2 persons X and Y differ in their attitude towards nationalization of education। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन की बात बोली है। 2 person X and Y differ in their attitude, तो ये कोई रेशियो तो हुआ नहीं। नेक्स्ट है, he wishes to state the attitude of one person X is more favorable than that of Y। नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आपकी एक कोरिलेशन के बारे में बता रहा है, एक कॉज इफेक्ट बन गया। नेक्स्ट है, he wishes to make a statement that as compared to Y, X is much more in favor of nationalization। नहीं, क्या होगा रेशियो स्केल? रेशियो स्केल कहेगा एक मल्टीपल के हिसाब से, दैट इज ही वांट्स टू शो दैट एक्स इज ट्वाइस एज मच इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन एज वाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन आपकी बन रही है जो रेशियो स्केल फॉलो
करता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन अप्रोच। सो इनमें से कौन सा ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन अप्रोच से रिलेट करता है, एग्जाम्पल बनता है। ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में ओके देखते हैं आगे। कलेक्टिंग डेटा एंड सिस्टमैटिकली डेवलपिंग थ्योरीज, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई हाइपोथेसिस या सर्वेइंग अ लार्ज सैंपल टू कंफर्म द एग्जिस्टिंग थ्योरीज। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन है। दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये दोनों तो नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, कलेक्ट डेटा एंड सिस्टमैटिकली डेवलपिंग थ्योरी या फिर सर्वे लार्ज सैंपल टू कंफर्म द एग्जिस्टिंग थ्योरी। इनमें से कौन सा ग्राउंडेड थ्योरी आएगा? तो देखो, बस थ्योरी बनाना ही यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे डेवलप होती है, ना कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग थ्योरीज कंफर्म होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, कलेक्टिंग डेटा एंड सिस्टमैटिकली डेवलपिंग थ्योरीज का ही ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नरेटिव रिसर्च। तो नरेटिव रिसर्च एक काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड इमोशन, ऑब्जेक्टिव एंड डिटैच रिसर्च पर्सपेक्टिव, एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस या फिर फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव मीनिंग मेकिंग। सो नाउ वी नो सिंस नरेटिव रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, दैट इज वाई इट शुड बी सब्जेक्टिव इन नेचर एंड नेवर ऑब्जेक्टिव, दैट इज वाई ऑब्जेक्टिव वाली मीनिंग मेकिंग प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगी यहाँ पे। चलिए, ये थे 10 क्वेश्चंस, होपफुली आपको समझ आए होंगे इन ये 10 क्वेश्चंस। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, देन एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लिव इट इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th नंबर क्वेश्चन, प्रेडिक्शन इज वन ऑफ द डैश ऑफ रिसर्च साइंटिफिक एक्टिविटी। नाउ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक मेथड्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बताया है प्रेडिक्शन, किसी भी रिसर्च में प्रेडिक्शन, साइंटिफिक एक्टिविटी, इसको कैसा माना जाता है? प्रेडिक्शन क्या होती है? तो हमें पता है कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होती है तो माना जाता है कि उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेडिक्टेबिलिटी? प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा थ्योरेटिकल आंसर है, थ्योरेटिकल डेटा है, उनसे रिलेट होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए प्रेडिक्टेबिलिटी जो होगी वो हमारी एक एम बनती है साइंटिफिक एक्टिविटी या साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च विच इज डन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर एंड प्लांट वेलफेयर, ये कैसे टाइप ऑफ रिसर्च है? नाउ वी नो हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि अतीत की रिसर्च, तो ये तो नहीं होनी चाहिए। एक्शन रिसर्च यानी किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रिसर्च, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अप्लाइड रिसर्च भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो सकती है, तो ये भी नहीं होंगी। यहाँ पे बताया है ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट वेलफेयर के लिए नए नए खोज, तो यहाँ पे ये फंडामेंटल या फिर प्योर रिसर्च बननी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कौन से फील्ड में कैसे टाइप ऑफ रिसर्च होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च विच इज डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। नाउ यहाँ पे आप क्या आंसर लगाओगे? क्वेश्चन पूरा कहता है रिसर्च विच इज डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड रादर देन टू अक्वायर नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक। ये कैसे रिसर्च होगी? तो अगेन, प्रॉब्लम से हिस्टोरिकल रिसर्च डील नहीं करता है, ना ही फंडामेंटल रिसर्च डील करता है। दो टाइप ऑफ रिसर्च आते हैं, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। नाउ यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा? एक्शन रिसर्च जो होती है वो हमारी लोकल प्रॉब्लम होती है या फिर इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। बट जब हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम को बता रहे हैं, यानी कि एज अ होल बता रहे हैं, तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च होंगी, ठीक है। याद रखना, अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट बनता है एक्शन रिसर्च, ठीक है, ये इसके अंडर आता है, एक्शन अप्लाइड के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश टेक्निक इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक स्पेशली इन स्टडीज रिलेटिंग टू बिहेवियरल स्टडी। तो बिहेवियरल स्टडी के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो टूल है या फिर टेक्निक है उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये सबसे इजी है और सबसे रैम्पेंट इसी का यूज होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैट थीमेटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ये किस टाइप की टेक्निक है? तो ध्यान रखना, ये वर्ड एसोसिएशन नहीं, सेंटेंस एसोसिएशन नहीं, ना ही स्टोरी कंप्लीशन, ये पिक्टोरियल टेक्निक है। ये कैसी टेस्ट है? ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है जहां पे पिक्चर दिया जाता है, तो इसीलिए इसको पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पिक्चर दी जाती है और उस पिक्चर से आपको एक
एक पूरा स्टोरी क्रिएट करना पड़ता है या फिर उस इंसिडेंट को अपनी भाषा में या फिर अपनी समझ के हिसाब से इंटरप्रेट करनी होती है। दैट इज पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक और द थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा रॉशेक इंकब्लॉट टेस्ट भी है, वो भी पढ़ोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंडर बनते हैं आपके। आगे बढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डैश इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर कंपेयरिंग अ वेरिएंस टू अ थ्योरेटिकल वेरिएंस। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं एक थ्योरेटिकल वेरिएंस से दूसरे वेरिएंस को, एक वेरिएंस को दूसरे थ्योरेटिकल वेरिएंस से, तो वो हमारी काई स्क्वायर टेस्ट में होता है। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट में हम ये कंपेयरिंग करते हैं। Next question, dash refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, transforming the data that appear in written up field, notes और transcription। ये क्या कहलाएगा? देखो, जब भी आपको यहाँ पे simplifying दिखे, यानी कि चीज़ों को छोटा किया जा रहा है, फिल्टर आउट किया जा रहा है, यानी कि इसी को हम डेटा रिडक्शन का नाम देंगे। ठीक है, जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा डेटा आ गया है, देन वी नीड टू सिलेक्ट, फोकस, सिंप्लीफाई ऑल द डेटा दैट और ट्रांसक्रिप्शंस दैट वी हैव इन हैंड रिगार्डिंग द रिसर्च स्टडी। ठीक है, उसको डेटा रिडक्शन का हम नाम देते हैं। होपफुली समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूज ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथड इन कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन देन आइदर मेथड बाय इटसेल्फ। ये किस टाइप ऑफ रिसर्च कहलाती है? तो वेरी इजी, दिस इज अ मिक्स्ड मेथड डिजाइन। राइट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को जोड़ के हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसी को हम मिक्स्ड मेथड डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ डैश इज to simultaneously collect both quantitative and qualitative data, merge the data and use the result to understand the research problem। ये क्या है? Convergent mixed method design, exploratory sequential design, embedded design या multi-phase design। क्वेश्चन को समझो, simultaneously collect both quantitative and qualitative data and then merge the data, दोनों को merge करना, तो इसको हम convergent mixed method design का नाम देते हैं। होपफुली समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग अ रैशनल फॉर द डिजाइन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच। कौन सा डिजाइन आपने चूज किया है, उसके पीछे का रैशनल जब आपको देना पड़ता है, रैशनल यानी कि तर्क, द लॉजिक और द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, रीजन शुड बी अ बेटर वर्ड। रीजन देना किस टाइप की एक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक बनती है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक मिक्स मेथड डिजाइन का ही टाइप बनता है, मिक्स मेथड डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक बनती है। अब आप पूछोगे कि क्यों ना, मिक्स मेथड डिजाइन में हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही यूज करते हैं। या तो पहले हम क्वांटिटेटिव करेंगे, उसको हम क्वालिटेटिव से रीचेक करेंगे, या फिर मोस्टली यही होता है। तो इसके पीछे वी नीड टू गिव द रीजन, वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को यूज क्यों किया है, इस पर्टिकुलर डिजाइन में इन दोनों का यूज क्यों है, क्वांटिटेटिव का यूज क्यों है और क्वालिटेटिव का यूज क्यों है। ये आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, यू नीड टू गिव अ प्रॉपर रैशनल फॉर इट। ओके, सो दिस वाज द एंटायर क्वेश्चन सेट। होपफुली आपको क्वेश्चंस समझ आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस और भी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग सारे ही यूनिट से। सो अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 to 5 तो कवर कर ही लिया है। इन केस यू हैव नॉट येट वॉच्ड देम, देन प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे सारे यूनिट के क्वेश्चंस। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग 7, 8 और 9 को भी, 9 और 10 को भी कवर कर लेंगे, तो हमारा पूरा यूनिट वाइज सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 150 क्वेश्चंस टोटल। ऑलराइट, सो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ न्यू यूनिट। और तब तक के लिए खुश रहिए और अपना तबीयत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। और यस, और एक चीज़ के बारे में बताना भूल गई कि मेरा नया 6 मंथ कोर्स आ गया है ऑन पेडागॉग लर्निंग ऐप, टारगेट जून 2025। क्या टारगेट है? टारगेट हमारा JRF लेना है, टारगेट हमारा JRF लेना है। ठीक है, चलिए, अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।